तो इसमें जो की है डिसेप्टिव है और ये 3 टाइम रिपीट हो रही है। और प्लेन टेक्स्ट जो टेक्स्ट है वी आर डिस्कवर्ड सेव योर सेल्फ। तो इसको अगर आप देखें तो इसकी जो कीज हैं 3, 4, 2, 4, 15, 19, 8, 21, 4, ये 9 लेटर की है जो कि रिपीट हो रही है। ये फर्स्ट सेट है और उसके बाद ये अगेन फिर जो है रिपीट हो रही है और इसी तरह फिर ये 3 टाइम रिपीट होती है। और इसको जो इनक्रिप्ट करने का तरीका है कि इसको लाइक 322 तो ये बनेगा 25। तो D और W जो है ये दोनों मिलके 25 में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो 25 है वो Z के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है वो 25 आ जाएगा। इसी तरह जो E और E है इनकी जो कीज हैं वो 4 और 4 हैं और ये कन्वर्ट होके 8 बन जाएंगी। इसी तरह फिर 2, 0 और इनका जो साइफर टेक्स्ट है वो IC आ जाएगा। फिर इसी तरह बाकी ये जो शेडेड एरिया है ये शो कर रहा है कि इसमें कुछ जो 4, 15, 19 EPT अगेन एक स्ट्रक्चर है जो रिपीट हो रहा है और फिर अगेन जो है दोबारा ये स्ट्रक्चर है वो रिपीट हो रहा है। The latter frequency information is obscured for multiple ciphertext letters for each plain text letter, one for each unique letter of the keyword. However, not all knowledge of the plain text structure is lost. For example, figure 3.6 shows the frequency distribution for a Vigener cipher with the keyword of length 9. तो जिस तरह अभी हमने ये कीवर्ड जो डिसेप्टिव यूज किया जिसकी लेंथ 9 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेफेयर विजनर साइफर में डिस्कस्ड है। तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट है ओवर द प्लेफेयर साइफर, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट करती है और कोई भी एक ऐसा जो मेथड है जो इस साइफर को ब्रेक कर सके वो पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिमेन रहते हैं जिसकी वजह से इसका क्रिप्ट एनालिसिस हो सकता है। पहले हम सपोज करें कि जो अपोनेंट वो बिलीव करता है कि जो साइफर टेक्स्ट था वो उसको इनक्रिप्ट किया गया था मोनो अल्फाबेटिक साइफर सब्स्टिट्यूशन के साथ या विजनर साइफर के साथ। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्स्ट है जो अप्लाई किया जा सकता है जिसके ज़रिए ये पता चल सकता है कि इस पे जो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर इम्प्लाई किया गया है या पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर इम्प्लीमेंट किया गया। अगर तो मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन हो तो फिर जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं जो लैंग्वेज की होती हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Thus, referring to figure 3.5, there should be one cipher letter with a relative frequency of occurrence of about 12.7%, one with about 9.06%, and so on. If only a single message is available for analysis, we would not accept an exact match of the small sample with the statistical profile of the plain text language. Nevertheless, if the correspondence is close, we can assume a monoalphabetic substitution. अगर हमारे पास एक सिंगल मैसेज हो एनालिसिस के लिए तो उसमें कोई एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक स्मॉल सैंपल है जिसकी जो स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल है वो इनफ नहीं है। अगर तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो क्लोज है तो फिर हम उसको मोनो अल्फाबेटिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो अज्यूम कर सकते हैं।
अगर हमारे पास कोई विजनर साइफर है, वो सस्पेक्ट करता है कि वो लाई करता है, तो फिर उसकी जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है हाउ वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ कीवर्ड। और अगर हम कंसंट्रेट करें कि हाउ कीवर्ड लेंथ कैन बी डिटरमाइंड, द इम्पोर्टेंट इनसाइट दैट लीड्स टू अ सॉल्यूशन इज द फॉलोइंग. If two identical sequences of plain text letter occurs at a distance that is an integer multiple of the keyword length, जिस तरह ये previous example में हमने देखा कि deceptive के अंदर कुछ जो letters हैं वो repeat हो रहे हैं, तो उसको अगर हम कंसीडर करें तो उसके बाद अगर हम कोई साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं तो एक आइडेंटिकल साइफर टेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट होगी। तो अगर फॉरगोइंग एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि टू इंस्टेंसेस हैं रेड के, और उसको अगर हम सेपरेट करते हैं 9 के साथ, 9 कैरेक्टर पोजीशन के साथ, तो दोनों सूरतों में आर जो है वो इनक्रिप्ट होगा यूजिंग की लेटर ई, और ई जो है वो इनक्रिप्ट होगा यूजिंग की लेटर पी, एंड डी इज इनक्रिप्टेड यूजिंग की लेटर टी। तो दोनों सूरतों में जो साइफर टेक्स्ट सीक्वेंस होगी VTW होगी। तो इस तरह हम जो रेलेवेंट साइफर टेक्स्ट लेटर है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जो एनालिस्ट है जो सिर्फ साइफर टेक्स्ट को देख रहा है, वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी जो सीक्वेंस है रिपीट हो रही है, लाइक VTW है और जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है 9 है, और इस तरह वो अज्यूम कर सकता है कि जो कीवर्ड है वो तो या तो 3 है या 9 लेटर लेंथ है। अगर VTW 2 दफा अपीयर होगा, then there would be by chance and may not reflect identical plain text letters encrypted with identical key letters. However, if the message is long enough, there will be a number of such repeated ciphertext sequences. By looking for common factor in the displacement of the various sequences, the analyst should be able to make a good guess of the keyword length. Solution of the cipher now depends on any important insight. If the keyword length is M, then the cipher in fact consists of M monoalphabetic substitutions. Cipher, for example, with the keyword deceptive, the letter in position 1, 10, 19, and so on all are encrypted with the same monoalphabetic cipher. Thus, we can use the known frequency characteristics of the plain text language to attack each of the monoalphabetic ciphers separately. अब इसमें विजनर सिस्टम के अंदर जो हमारे पास हमने देखा कि इसका क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है, तो इसको सेव करने के लिए हम कैसे इसको जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो विजनर साइफर सिस्टम के अंदर एक ऑटो की सिस्टम यूज होता है। तो ऑटो की सिस्टम के जरिए हम इसमें जो रिपीटिंग कीवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। हम इसमें एक नॉन रिपीटिंग कीवर्ड यूज कर सकते हैं जो विजनर ने प्रपोज किया और जिसको टर्म किया गया एज ए ऑटो की सिस्टम। इसमें जो एक कीवर्ड है उसको कंकैटिनेट किया जाता है विद द प्लेन टेक्स्ट इटसेल्फ टू प्रोवाइड अ रनिंग की। फॉर एग्जांपल, अ कीवर्ड इज कंकैटिनेटेड विद द प्लेन टेक्स्ट इटसेल्फ टू प्रोवाइड अ रनिंग की। हमारे पास एक जो की है डिसेप्टिव है, और उसके बाद जो प्लेन टेक्स्ट है वो है वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ। तो डिसेप्टिव के बाद बजाय इसको रिपीट करने के बाद जो प्लेन टेक्स्ट है उसको की में इंक्लूड कर दिया जाता है। ये स्कीम उससे बेहतर है कि अगर हम सिर्फ जो है कीवर्ड को रिपीट करें, लेकिन ये स्कीम भी जो है वो वीक है और इसका भी क्रिप्ट एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो की है और जो प्लेन टेक्स्ट है दे बोथ शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। तो कोई भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है इसके ऊपर अप्लाई की जाए तो उसका क्रिप्ट एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो की है और प्लेन टेक्स्ट है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लेटर्स की। फॉर एग्जांपल,
E enciphered by E by figure 3.5 can be expected to occur with a frequency of 0.127, that is equivalent to 0.016, whereas T enciphered by T would occur only about half as often. These regularities can be exploited to achieve successful cipher crypt analysis. The ultimate defense against such a crypt analysis is to choose a keyword that is as long as the plain text and has no statistical relationship to it. Such a system was introduced by an AT&T engineer named Gilbert Varnam in 1918. अब जो वर्नाम साइफर था, इसमें हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर है, इसमें की स्ट्रीम जनरेटर है, उसका क्रिप्टोग्राफिक जो बिट स्ट्रीम है वो KI है, प्लेन टेक्स्ट जो PI है, और इन दोनों को जोर करके हमारे पास साइफर टेक्स्ट CI आएगा. तो ये की स्ट्रीम जनरेटर्स हैं जो कंटिन्यूसली जो की स्ट्रीम है वो जनरेट कर रहे हैं. इसमें जो PI है वो ith बाइनरी डिजिट है प्लेन टेक्स्ट का, और KI जो है वो ith बाइनरी डिजिट है की का, और CI जो है ith बाइनरी डिजिट है साइफर टेक्स्ट का. और ये सिंबल जो है एक्सक्लूसिव और या जोर ऑपरेशन के लिए यूज होती है. अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, CI इज इक्वल टू PI प्लस KI mod M mod 26 फॉर द बिगिनर साइफर, तो इसमें जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा बिट वाइज जोर के जरिए या ऑफ द प्लेन टेक्स्ट और की के बाद, क्योंकि जो जोर की प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो डिक्रिप्शन इन्वॉल्व होती है वो सेम बिट वाइज ऑपरेशन है. लाइक आप इसमें जो इंक्रिप्शन के लिए PI KI यूज करें और जो प्लेन टेक्स्ट के लिए CI और KI यूज करें, यू विल गेट द रिवर्स, यू विल गेट द decrypted plain text. The essence of this technique is the means of construction of the key. Varnam proposed the use of a running loop of taps that eventually repeated the key, so that in fact the system worked with the very long but repeating keyword. Although such a scheme with the long key presents formidable cryptanalytic difficulties, it can be broken with sufficient ciphertext, the use of known or probable plain text sequence or both. तो वर्नाम साइफर जो है ये बेटर है और इसमें स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है एज कंपेयर टू अदर इट्स काउंटर पार्ट्स, बट दिस स्कीम इज आल्सो वल्नरेबल टू क्रिप्ट एनालिसिस. तो अगर आपके पास कोई सफिशिएंट साइफर टेक्स्ट है या फिर नोन या प्रोबेबल प्लेन टेक्स्ट है, उसकी सीक्वेंस है या दोनों हैं, तो यू कैन break Varnam cipher also. Next है one-time pad. An Army Signal Corps officer, Joseph Momborny, proposed an improvement to the Varnam cipher that yields the ultimate in security. तो one-time pad encryption ऐसे encryption है जो कि weak नहीं है, जिसका crypt analysis जो है वो बहुत difficult है. Momborny suggested using a random key that is as long as a message, so that the key needed not be repeated. In addition, the key is to be used to encrypt and decrypt a single message and then is discarded. तो इसमें एक random key generate होती है one time pad में, जो जब भी plain text को encrypt करना हो तो वो random key generate होगी, उस random key के साथ message को जो है वो encrypt किया जाएगा और उसके बाद वो key discard हो जाएगी. जब भी कोई आपने नया मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट करना है, यू नीड अ न्यू की ऑफ द सेम लेंथ एज अ न्यू मैसेज. इस टेक्निक को वन टाइम पैड कहते हैं और ये अनब्रेकेबल है, और इसकी जो आउटपुट है वो रैंडम होती है और उसमें कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं होता विद द प्लेन टेक्स्ट, कोई उसमें लैंग्वेज स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती जिसके जरिए वन टाइम पैड का क्रिप्ट एनालिसिस हो सके.
इसमें जो साइफर टेक्स्ट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती about the plain text. There is simply no way to break the code. For example, suppose that we are using a Wigner cipher scheme with 27 characters in which 27th character is the space character, but with a one-time key that is as long as the message. और इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट. वन टाइम पैड के अंदर हमारे पास जो है ये एक प्लेन टेक्स्ट है. दिस इज अ साइफर टेक्स्ट. We now show two different decryption using two different keys. तो ये साइफर टेक्स्ट है, सेम साइफर टेक्स्ट, और इसकी जो की है वो डिफरेंट है. और इसका जो प्लेन टेक्स्ट है, मिस्टर मस्टर्ड विद द कैंडल स्टिक इन द हॉल. और इसी तरह फिर अगेन ये साइफर टेक्स्ट है और इसमें की ये है और इसमें जो प्लेन टेक्स्ट है वो डिफरेंट है. तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि जो साइफर टेक्स्ट है वो सेम है लेकिन इसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो डिफरेंट है. तो अगर क्रिप्ट एनालिस्ट के पास जो ये दोनों कीज अगर आ भी गई हैं तो इसमें दो डिफरेंट जो प्लेन टेक्स्ट है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इसमें क्रिप्ट एनालिस्ट को कैसे वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा जो प्लेन टेक्स्ट है वो करेक्ट है और कौन सी जो की है वो करेक्ट है. अगर वो कर भी लेता है तो ये जो की है वो वन टाइम है क्योंकि नेक्स्ट मैसेज आएगा की विल बी चेंज्ड. अगर कोई एक्चुअल की जो है वो बिल्कुल रैंडम फैशन में क्रिएट होती है तो जो क्रिप्ट एनालिस्ट है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी की जो है वो एक्यूरेट है और कौन सी जो की है वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रही है. और देयर इज नो वे टू डिसाइड विच की इज करेक्ट एंड देयरफॉर विच प्लेन टेक्स्ट इज करेक्ट. तो इस तरह हमें आइडिया नहीं होता कि कौन सा जो की है वो करेक्ट है और कौन सा जो इसका जो रिजल्टेंट प्लेन टेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट है वो करेक्ट है. In fact, given any plain text of equal length to the ciphertext, there is a key that produces that plain text. Therefore, if you did an exhaustive search of all the possible keys, you would end up with many legible plain text with no way of knowing which was the intended plain text. Because we have a supply of random keys and those are generated in truly random fashion. Therefore, the code is unbreakable. The security of the one-time pad is entirely due to the randomness of the key. If the stream of the characters that constitute the key is truly random, then the stream of characters that constitute the ciphertext will be truly random. तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो इसमें जो की है जब भी वो यूज होती है प्लेन टेक्स्ट के साथ वो रैंडमली जनरेट होती है. इस वजह से जो भी इसमें जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उसको इस बेस पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता या किसी भी की को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता जिसके जरिए हम फर्दर मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर सकें. और इस वजह से जो वन टाइम पैड है उसके अंदर ना तो कोई पैटर्न होता है, ना कोई रेगुलरिटीज होती हैं, ना कोई लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी क्रिप्ट एनालिस्ट के लिए सूटेबल हो कि वो उसको साइफर टेक्स्ट को अटैक कर सके. बट देयर आर डिफिकल्टीज टू इम्प्लीमेंट वन टाइम पैड. इन थ्योरी वी नीड look no further for a cipher. The one-time pad offers complete security, but in practice has two fundamental difficulties. There is a practical problem of making large quantities of random keys. So, हर दफा एक random key को generate करना, this is a bit difficult task. Any heavily used system might require millions of random characters on a regular basis. Supplying truly random characters in this volume is a significant task.
Even more daunting is the problem of key distribution and protection. For every message to be sent, a key of equal length is needed by both sender and receiver. Thus, a mammoth key distribution problem exists. तो जो सेंडर है उसको भी की चाहिए और रिसीवर को भी चाहिए और रैंडम की जनरेशन चाहिए और हर दफ़ा एक प्लेन टेक्स्ट के लिए नई की चाहिए, तो ये एक बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है कि वो की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो और साथ में की जनरेट भी हो। इन डिफ़िकल्टी की वजह से वन टाइम पैड की जो है वो लिमिटेड यूटिलिटी है, और वो ऐसे, और ये जो वन टाइम पैड है वो लो बैंडविड्थ चैनल्स के लिए यूज होता है जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो वन टाइम पैड को हम कह सकते हैं इज द ओनली क्रिप्टो सिस्टम दैट एक्सहिबिट्स व्हाट इज रेफर्ड टू एज परफेक्ट सीक्रेसी। तो वन टाइम पैड जो है वो अनब्रेकेबल है ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स को डिस्कस किया, चाहे मोनो अल्फ़ाबेटिक है या पोली अल्फ़ाबेटिक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होती है। हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ साइफर टेक्स्ट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इट विद सम अदर लेटर। तो इसके लिए एक और डिफरेंट अप्रोच है जिसके जरिए परमोटेशंस को यूज किया जाता है प्लेन टेक्स्ट लेटर के ऊपर, और इस टेक्निक को ट्रांसपोजिशन साइफर कहा जाता है। इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट साइफर है उसको रेल फेंस टेक्निक कहा जाता है, और जो इसके अंदर जो प्लेन टेक्स्ट है उसको डायगोनल्स की सीक्वेंस में लिखा जाता है और फिर उसको रो की सीक्वेंस में रीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू इनसाइफर द मैसेज मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी with the rail fence of depth 2 we write the following। तो इसमें जो मीट मी MEET ये रो है, इसको कॉलम की, इसमें डेप्थ 2 है तो इसमें ME ये जो रो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू कॉलम, उसके बाद ET अगेन कॉलम, और उसके बाद ME अगेन दिस रो विल बी कन्वर्टेड टू अ कॉलम, और फिर आफ्टर AFTER द टोगा पार्टी। इस तरह हम ये सारी रोज को हम कॉलम्स की सूरत में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जो इसको अगेन जो हम पढ़ेंगे वो अगेन रो की सूरत में पढ़ेंगे। तो अब ये जो मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी है, इसकी जो इंक्रिप्शन है वो ये वाली बन जाए MEMA। तो इसमें ये इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, इसमें कोई रेपिटेशन स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा। तो इस तरह ट्रांसपोजिशन टेक्निक से हमने जो रोज में टेक्स्ट था उसको कॉलम की सूरत में विद द डेप्थ ऑफ 2 लिख दिया, और उसको जब दोबारा रीड किया फॉर इंक्रिप्शन वो रोज में जो है वो रीड किया। तो इस तरह हम जो इसके ऊपर ट्रांसपोजिशन टेक्निक अप्लाई करके इसको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग वुड बी ट्रिवियल टू क्रिप्ट एनालिसिस, लेकिन इसका क्रिप्ट एनालाइज किया जा सकता है। इसकी जो एक और कॉम्प्लेक्स स्कीम है, this sort of thing would be trivial to crypt analyze. A more complex scheme is to write the message in a rectangle, row by row, and read the message off column by column, but permute the order of the columns. The order of the columns then becomes the key to the algorithm. For example, we have a key, for example, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7. And हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट ये वाला है, अटैक पोस्टपोन्ड until to max yz। तो ये हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है जिसको एक रेक्टेंगल की सूरत में लिख दिया गया, और ये हमारे पास जो है वो एक की है।
तो अब ये जो की है, जो इसमें जो ऑर्डर्स ऑफ द कॉलम्स हैं, इनको हमने एल्गोरिदम के लिए की बना दिया है. लाइक वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 1 और इसका जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा वो TTNA आएगा. फिर उसके बाद कॉलम 2 और कॉलम 2 में APTMT यहाँ तक आ जाएगा. फिर उसके बाद कॉलम 3 TSUO इसमें यहाँ तक आ जाएगा. फिर उसके बाद कॉलम 4 AODW, ये कॉलम 4 आ जाएगा. देन वी हैव कॉलम 5 COIX, तो ये कॉलम 5 यहाँ पे आ जाएगा. देन वी हैव कॉलम 6 KNLY, तो कॉलम 6 यहाँ तक आ जाएगा. और उसके बाद जो कॉलम 7 है PETZ यहाँ तक आ जाएगा. तो इस तरह जो साइफर टेक्स्ट होगा वो इस रेक्टेंगल को इस कॉलम की सीक्वेंस में लिखने से हम वी हैव द साइफर टेक्स्ट. इसमें हमारे पास जो की है वो 4 3 1 2 5 6 7 है, जो इंक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है. हम इसमें जो इंक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कॉलम विच इज लेबल्ड 1, इन द केस कॉलम 3, जो कि एक्चुअली कॉलम 3 है, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे. और इसमें जितने भी लेटर्स होंगे उनको राइट डाउन करेंगे. फिर उसके बाद जो कॉलम 4 है विच इज लेबल 2, जो कि लेबल 2 है, एक्चुअली ये कॉलम 4 है लेकिन इसका लेबल 2 है. फिर उसके बाद कॉलम 1, देन कॉलम 5 6 एंड 7, इन सब को हम राइट डाउन कर देंगे. अगर कोई किसी भी साइफर के ऊपर ट्रांसपोजिशन टेक्निक अप्लाई हुई है तो उसको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो लेटर फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है एज ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट. तो जो कॉलमनर ट्रांसपोजिशन है उसके लिए हम जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और उसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व्स लेइंग आउट द साइफर टेक्स्ट इन अ मैट्रिक्स एंड प्लेइंग अराउंड विद कॉलम पोजीशन. उसमें हम कॉलम पोजीशन चेंज करते हैं एंड देन वी कैन रिवील द स्ट्रक्चर. Diagrams and trigram frequency tables can be useful in the crypt analysis of transposition cipher. The transposition cipher can be made significantly more secure by performing more than one stage of transposition. The result is a more complex permutation that is not easily reconstructed. Thus, if the foregoing message is re-encrypted using the same algorithm. For example, we have key 4 3 1 2 5 6 7 and input rectangle. तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो NSCY, ये उसके बाद कॉलम 2 3 4 5 6 7 इसको हम लिख देंगे. To visualize the result of this double transposition, designate the letters in the original plain text message by the numbers designating their position. Thus, with 28 letters in the message, the original sequence of letter is 0 1 2, ये सीक्वेंस है. आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसपोजिशन, अगर पहली ट्रांसपोजिशन हम करते हैं तो जो लेटर सीक्वेंस हो जाएगी वो 0 3 10 17 24 0 4 11 18 25 हो जाएगी. तो ये कुछ रेगुलर स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत इसमें जो है वो सिमिलरिटी है. लेकिन जब इसकी सेकंड ट्रांसपोजिशन हो जाएगी तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर आएगा वो 17 9 5 27 28 ये होगा. तो इसमें जो है लेस स्ट्रक्चर्ड परमुटेशन है और इसका जो क्रिप्ट एनालिसिस करना वो ज़्यादा डिफिकल्ट है.